यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस का रिजल्ट 2018 में आया था। ये केस इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी रोमांचक केस है और इसके बारे में जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम इसी केस के बारे में अपनी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलिफाइड में। और ये हमारा एक्सप्लेन प्लेलिस्ट है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर केस और टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये सीरीज़ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज़ की अन्य वीडियोस इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना कैसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये टाइम उस समय का है जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए नोट करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बात उस समय की हो रही है जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, अधीन था ब्रिटिश रूल के। उस समय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश रूल के दौरान दिल्ली को एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा गया था। इट मींस जो दिल्ली में जो हेड होगा वो चीफ कमिश्नर कहा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, कब नेम चेंज हुआ ये भी जरूरी है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या नेम था, चीफ कमिश्नर कहा जाता था। और जो दिल्ली का चीफ कमिश्नर होता था वो सिविल सर्वेंट अपॉइंट होता था स्टार्टिंग से ही, और रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल को। भारत आजाद हुआ, नया एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट। कब पास हुआ? 1951 में, 1951 में ये पास हुआ। और इस एक्ट के दौरान दिल्ली को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ओके, पार्ट सी स्टेट में चीफ कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया। ओके, दो चीज ध्यान रखिए, चीफ कमिश्नर अभी नेम चेंज नहीं हुआ है। जब आजाद होने के बाद स्टेट एक्ट 1951 आया तो जो चीफ कमिश्नर था उसे अपॉइंट किया जाता था और जो चीफ मिनिस्टर था उसे इलेक्ट किया जाता था, जो कि क्या करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करता था। जो चीफ मिनिस्टर हुआ था उसके पास जो पावर्स थी वो जैसे पब्लिक यूटिलिटीज, सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई और इस तरह की और पावर्स, ये सारी पावर्स थी चीफ मिनिस्टर के पास जो इलेक्टेड था। और जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड की पावर थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था चीफ कमिश्नर। राइट, यहां तक समझ गए। अब बात आगे करते हैं। 1956 की बात है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों, क्योंकि इस एक्ट में ही जो स्टेट्स थे वो रीऑर्गेनाइज हुए, यूनियन टेरिटरीज यहीं पे बनी थी। इस एक्ट को किसने हेड किया था, कौन कमेटी थी? देखिए, फैजल अली, नाम याद रखिएगा, फैजल अली ने रिकमेंड किया था, हेड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थे ये उस समय। उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, अलग अलग टायर्स में बांटा जाए। उस ही में उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का एक प्रावधान रखा कि स्टेट्स अलग होने चाहिए, यूनियन टेरिटरीज अलग होनी चाहिए। तो उस टाइम पे दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। कौन से एक्ट में? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल का 7th अमेंडमेंट हुआ था उस समय 1956 में। ये चीज ध्यान रखिए, 7th अमेंडमेंट वैसे में अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। 1966 की बात है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल फॉर्म हुई और दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट आया गया 1966 में। देखिए उस समय क्या हुआ, फिर अभी तक क्या कहा जा रहा था, जो नॉमिनेटेड थे, अब एक 56 इलेक्टेड मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई, 1966 की बात है। उसको क्या कहा गया, काउंसिलर्स। उसमें कितने मेंबर थे? 56 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे और 5 मेंबर ऐसे थे जिन्हें की लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता था। एक पोजीशन बनाई गई थी किस समय, ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, 1966 के टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन क्रिएट हो चुकी थी। इससे पहले हमने देखा अभी तक चीफ कमिश्नर कहा जा रहा था, राइट। उसके बाद 1956 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की
पोजीशन क्रिएट की गई थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर थी कि वो 5 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है और 56 मेंबर इलेक्टेड होते थे काउंसिलर में। तो उस पूरी चीज को काउंसिलर कहा गया। काउंसिल के पास क्या होती थी? एडवाइजरी पावर्स होती थी, जैसे कि वो एडवाइस कर सकता है किस में, बजट प्रपोजल में, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स में और अन्य चीजों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती थी। सारी चीजें हुई, साल आगे गुजरे और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी दिल्ली की, उसने अपने आप को वाइड स्प्रेड किया, डिमांड बढ़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का 69th अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 में। इसके अंतर्गत पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पारित हुआ। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? एनसीटी। एनसीटी कब हुआ था? 1991 में एनसीटी पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके अंदर री इंट्रोडक्शन हुआ। किसका? चीफ मिनिस्टर का। देखिए, री इंट्रोडक्शन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? री इंट्रोडक्शन इसलिए बिकॉज 1966 में जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पास हुआ, उस टाइम पे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको काउंसलर कहा गया था। उससे पहले 1956 और उससे पहले चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, राइट, 1951 के टाइम पे। बट वो फिर 1966 में काउंसलर कहा गए। तो 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट आया, उसके दौरान री इंट्रोडक्ट किया गया चीफ मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और वो उन्होंने रिप्लेस किसको किया था? चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को, जो ये 56 लोग हुआ करते थे। बस नेम चेंज हो गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद थे। तो ये चीज हो गई थी। अब जो लेटेस्ट था उसके टाइम पे क्या हो गया? फाइनल क्या हो गया था? देखिए, चीफ मिनिस्टर थे एंड उनकी काउंसिल थी एंड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब बात करते हैं इस केस की। केस में क्या हुआ? 2015 की बात है, अप्रैल के टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नाजिब जंग जी, उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये मैंडेटरी नहीं है। जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से संबंधित जो चीजें हैं, जो सब्जेक्ट है, जो भी और दस्तावेज हैं, वो चीफ मिनिस्टर से उनको कंसर्न करना या चीफ मिनिस्टर को दिखाना, वो उन्होंने कहा मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। नाम नाजिब जंग, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। अप्रैल 2015 की बात है। जून 2015 में क्या हुआ? देखिए, आप अब सीक्वेंस समझिए कि ये केस क्यों बना। यहां से स्टार्ट हो गई थी अप्रैल 2015 से। जून 2015 में क्या हुआ? मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर की तरह एक्ट कर रहे थे। दिल्ली बजट अप्रूव हो रहा था दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उस समय उनकी जो एक मंशा थी, एक इंटेंशन था कि एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके सर्किल रेट बढ़ाए जाए। एनसीटी के तहत जो दिल्ली का एरिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके सर्कल रेट इंक्रीज किया जाए। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय थे, उन्होंने क्या किया? अपोज किया इसको कि ये चीज नहीं होगी और स्टे लगा दिया कि इस पे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई जून 2015 की। फिर अगस्त 2015 में क्या हुआ? अगस्त 2015 के टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने कमीशन इंक्वायरी बिठाई। किसके ऊपर? सीएनजी फिटनेस स्कैम। ये किस समय हुआ था? देखिए, जिस समय शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी दिल्ली की, उस टाइम पे सीएनजी फिटनेस स्कैम के ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई रिटायर्ड दिल्ली के हाईकोर्ट जज के थ्रू। और ये कहा गया कि इस इंक्वायरी पे काम किया जाए। बट फिर से जो जंग साहब थे, नाजिब जंग जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो मैटर है, जो आप ये इंक्वायरी बिठा रहे हैं इतनी बड़ी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, इसमें हमारा कुछ काम नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पे लीगली वो नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है लीगली कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा सके। राइट, उन्होंने ये बात टाल दी कि ये मैटर ऑफ होम अफेयर है। ठीक है, बात खत्म हो गई। दिसंबर 2015 की बात हुई। दिसंबर 2015 में एक स्कैम हुआ था। कौन सा स्कैम? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एक स्कैम हुआ था। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई दिसंबर 2015 में एक मेंबर कमीशन, जिसमें कि फॉर्मर सॉलिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम जी उसको हेड कर रहे थे। उस स्कैम कमीशन जो इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी,
उसको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग जी ने मना कर दिया और कहा उस कमीशन के ऊपर ही इंक्वायरी बिठा दी कि क्या आप लीगल हैं इस चीज को करने के। तो इतने सारे सीक्वेंस हुए 2016 में, अगस्त 2016 में। ये आप 3-4 सीक्वेंस देखिए, ये कैसे करके उन्होंने हर बार गवर्नमेंट के डिसीजन को वो अपोज कर रहे हैं, राइट। कभी कुछ चीज लगा के, कभी कुछ चीज लगा के। 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट का ये निर्णय आया, दिल्ली गवर्नमेंट गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने आज्ञा दी दिल्ली गवर्नमेंट को कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास कंप्लीट कंट्रोल है हर मैटर का रिगार्डिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो 2016 के टाइम पे ये मैटर आया था दिल्ली हाई कोर्ट से। फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, 2017 तक ये चला, 2018 के स्टार्टिंग मंथ्स में डिसीजन दिया अपना, और डिसीजन फेवर में दिया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239AA, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 239AA जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके अंदर जो दिल्ली गवर्नर है उसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और उसे फॉलो करना होगा एडवाइस चीफ मिनिस्टर्स की, राइट। आप इस वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिए, नो इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया गया है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर तो है बट इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको एडवाइस लेनी ही होगी चीफ मिनिस्टर्स की। ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी चीजें आती हैं और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि स्टेट के अधीन होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जो स्टेट के अधीन भी होती हैं और पार्लियामेंट के अधीन भी होती हैं, ठीक। तो जितनी भी ये स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर चीजें आती हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ के उन सारी चीजों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइस लेना एक बाध्य है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस लेनी ही है चीफ मिनिस्टर से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई ओपिनियन गवर्नमेंट के साथ मैच नहीं होता है, मींस डिसएग्रीमेंट होता है किसी बात पे, तो वो बाउंड है पहले तो प्रेसिडेंट से संपर्क करने के। यानी सबसे पहले प्रेसिडेंट का ओपिनियन जाना जाएगा और प्रेसिडेंट अपने आप में खुद बाउंड है प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने के लिए। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट की तरफ से ही आएगा, ये उन्होंने कहा। एक्सेप्शनल केस उन्होंने बताया है कि हाँ ठीक है, कुछ पावर्स दी गई हैं, एक्सेप्शनल केस है जहां पे अगर प्रेसिडेंट की तरफ से काफी लेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट से कंसर्न ही नहीं कर रहे हैं, कंसर्न करने के बाद अगर लेट हो रहा है और इमीडिएट एक्शन की जरूरत है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट कर सकता है। बट उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये रूटीन और मैकेनिकल मैनर में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आप ये हर बार नहीं कर सकते। देखिए जो ये सीक्वेंस था, अप्रैल में हुआ, फिर जून में हुआ, फिर अगस्त में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, तो ये सीक्वेंस चलता रहा। तो ये चीज को उन्होंने कहा कि ये रूटीन में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 239AA में क्या कहा था। 239AA कहता क्या है? 239 जो है आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करता है। AA 239AA में दिल्ली के बारे में बात की गई है। बात ये की गई है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, अगर वो ओपिनियन में डिफरेंस है दिल्ली के गवर्नर एंड मिनिस्टर्स के किसी भी मैटर में, अगर बात करने में डिफरेंस आ रहा है, यानी एक मत नहीं हो पा रहे हैं, दो मत है, तो वो सबसे पहले रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को। कौन? दिल्ली के गवर्नर, ओके, अपने डिसीजन के, और प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर ही एक्ट किया जाएगा, राइट। एक और इसमें लाइन लिखिए कि अगर बहुत ही अर्जेंट है, इट मींस काफी अर्जेंट है और इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो ही इमीडिएट एक्शन लिए जाएंगे अगर जरूरी है तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वही आखिरी डिसीजन होगा अगर असहमति होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नमेंट यानी मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली के बीच में। तो ये चीज कही गई है आर्टिकल 239AA के 4th क्लॉज में, ओके। तो इसका हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो होपफुली आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग केस था।
और मुझे तो ये बड़ा केस जानने में बड़ा मजा आया, क्योंकि ऐसा भी कुछ होता है तो हमें पता चलना चाहिए एटलीस्ट। इस चीज़ से हमें गवर्नर की पावर और गवर्नर कैसे करके मिसयूज कर सकता है अपनी पावर का, इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई हो गया। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। अदर डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं। आपको अगर किसी डिस्कशन के बारे में जानना है डिटेल में और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, हम उसको भी डिटेल में लेके आएंगे, इजी भाषा में समझाएंगे, एक बार में समझ आएगा। अदरवाइज एक्सप्लेन में हमारा अभी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं, बट हम धीरे धीरे करके इसमें वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आएंगे, ज़्यादा फालतू नहीं घुसाएंगे, बस जो काम का है वही लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू एंड जय हिंद।